का अधिकार केवल एक्स पर है। मार्शलिंग का सिद्धांत, जो सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, ये कहता है कि जब एक कर्जदाता के पास दो संपत्तियां हैं और दूसरा केवल एक पर निर्भर है, तो पहले वाले को दूसरी संपत्ति से वसूली करनी चाहिए ताकि दूसरे का हित सुरक्षित रह सके। इस केस में सी को एक्स पर ही अधिकार है, इसलिए बी को वाई से वसूली करनी चाहिए ताकि सी एक्स से अपना पैसा वसूल सके। देखिए, योगदान लागू नहीं होता। योगदान उन व्यक्तियों के बीच लागू होता है जिनके दायित्व समान हैं, जैसे दो जॉइंट डेब्टर्स। यहाँ सी सिर्फ एक द्वितीयक कर्जदाता है, उसका योगदान से कोई लेना देना नहीं है। न्याय संगत समाधान यही है कि बी को वाई संपत्ति से वसूली करनी चाहिए, जिससे सी को एक्स से वसूली का अवसर मिले। अगर बी ने एक्स से ही पूरा 5 लाख रुपए वसूल लिया तो सी का 3 लाख रुपए डूब जाएगा, जो न्याय के विरुद्ध है केस। लॉ एल्ड्रिच वर्सेस कूपर 1803। ये केस स्पष्ट करता है कि द्वितीयक अधिकारधारी की सुरक्षा के लिए मार्शलिंग लागू होता है। निष्कर्ष यह है कि इस केस में मार्शलिंग का सिद्धांत लागू होगा और बी को वाई से वसूली करनी चाहिए। योगदान का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता, इसलिए अगर सी कोर्ट में राहत मांगे तो उसे मार्शलिंग के आधार पर संरक्षण प्राप्त होगा। ये रहे दो अतिरिक्त प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स, मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन पर आधारित, परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी। प्रश्न, एक्स ने वाई से 10 लाख रुपए उधार लिए और अपनी दो संपत्तियां ए और बी गिरवी रख दी। बाद में जी ने एक्स को 4 लाख रुपए उधार दिए और संपत्ति ए पर अधिकार प्राप्त किया। एक्स का दिवालियापन हो गया और वाई ने ए संपत्ति से ही पूरा 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। अब जेड अपना पैसा नहीं वसूल पा रहा। प्रश्न, क्या जेड को मार्शलिंग के आधार पर कोई राहत मिल सकती है? उत्तर यह है कि मार्शलिंग का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि जेड केवल ए पर निर्भर था, जबकि वाई को ए और बी दोनों पर अधिकार था। न्याय के अनुसार वाई को सबसे पहले बी से वसूली करनी चाहिए थी ताकि जेड को ए से वसूली का अवसर मिल सके। और देखिए, एक्स का दिवालियापन मार्शलिंग को रोकता नहीं है। मार्शलिंग का मुख्य उद्देश्य द्वितीयक कर्जदाता की रक्षा करना है। जेड को न्यायालय में पूरा अधिकार है कि वह यह सिद्ध कर सके कि वाई को पहले बी से वसूली करनी चाहिए थी।